हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल एसेट क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करता है, ब्लॉकचेन क्या है, इस सब को बहुत डिटेल्स में आज देखेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को, इस वर्चुअल एसेट क्रिप्टो को समझेंगे। तो बिना टाइम को जाया किए हुए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। इस डिजिटल करेंसी को समझने से पहले हम देखते हैं पैसों को। जो आज का पैसा है उसमें चेंज कैसे आया और डिजिटल करेंसी कैसे हमें एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप लोग को याद हो तो क्लास 9-10th में जब हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था तो वहाँ हमें ये पढ़ाया जाता था कि पहले के समय में चीज़ों के आदान प्रदान के लिए कोई सिक्का या नोट नहीं था, कोई ऐसा फिक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको देके कोई सामान खरीद सकते थे। उस टाइम में हमें अगर कुछ भी लेना या खरीदना होता था तो एक्सचेंज मेथड का यूज़ किया जाता था। जैसे मुझे अगर आटे का ज़रूरत है और मुझे आटा चाहिए और मेरे पास धान है, तो जिसको धान लेना है और उसके पास आटा है, तब जाके कहीं दोनों की नीड फुलफिल हो पाती थी, जिसको हम इच्छाओं का दोहरा संयोग कहते थे। लेकिन इसका ड्रॉबैक्स काफ़ी ज़्यादा था। तो इसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ उसमें गोल्ड और कॉपर के सिक्के आने लगे, लेकिन ये भी उस एग्जैक्ट वैल्यू को मैच नहीं कर पा रहे थे, तो इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद सरकार करेंसी लेके आई और कहा कि ठीक है, इसकी वैल्यू 100 रुपया या 50 रुपया जो कि अभी चलता हुआ आ रहा है वह है, लेकिन इसका भी पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में था। वो जब चाहे अपने मुताबिक इसके वैल्यू को बढ़ा या घटा सकती थी। जैसा कि डीमोनेटाइजेशन में हम लोगों ने देखा था, मोदी जी आते हैं और मित्रों कह के बस 1 मिनट में उस 500 और 1000 के नोट की इज्जत खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास होता है और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा, हमारे पास कितना पैसा है, हमारा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ किया जा रहा है, यह सारा रिकॉर्ड बैंक के पास होता है और वह चाहे तो इस डाटे का मिसयूज़ भी कर सकता है। सरकार बहुत इजीली चेक कर सकती है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यह एक मायने में देखे तो सही भी है और गलत भी, लेकिन इससे कई लोगों को प्रॉब्लम भी था। अब इतनी सारी कहानी के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह पूरी बात ज़रूरी थी क्रिप्टो को समझने के लिए। अब क्यों ना कुछ ऐसा हो कि जब पैसा हमारा है तो उस पर कंट्रोल भी हमारा हो, कोई भी गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल ना हो। उसकी वैल्यू अगर इंडिया में 5000 है तो यूएस में भी उसकी वैल्यू 5000 ही हो। इस सब को देखते हुए ही बिटकॉइन या कह ले कि क्रिप्टो करेंसी को डिज़ाइन किया गया था। जैसा कि नॉर्मल करेंसी में है, सरकार चाहे तो कितनी भी करेंसी छाप सकती है और इससे इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है और वह बढ़ जाता है। जैसा कि आज से 40 साल पहले 100 रुपये की जो वैल्यू थी वह वैल्यू आज नहीं है, उसकी वैल्यू घट चुकी है। इसलिए बिटकॉइन को डिज़ाइन किया गया और इसका नंबर बिल्कुल ही लिमिटेड है। टोटल 21 मिलियन ही बिटकॉइन है। ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, क्योंकि इसका नंबर बिल्कुल फिक्स्ड है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब ना इसके वैल्यू को बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता, तो इसका प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट क्यों होता है? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पर बिटकॉइन के प्राइस में चेंज आता है। अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है और उसका सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है तो यकीनन उसके प्राइस में जंप आ जाएगा, और डिमांड ही नहीं है और सप्लाई है तो फिर प्राइस में कमी आ जाएगी। आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है और इसको 50 लोग लेने के लिए रेडी है, और वहीं दूसरी तरफ एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको बस 2 लोग लेना चाह रहे हैं, तो जहां डिमांड ज़्यादा होगा प्राइस भी वहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के टाइम में इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उनका ट्वीट आता है कि टेस्ला अब बिटकॉइन में भी पेमेंट लेगी, और लोगों को लगता है कि फ्यूचर यही है और लोग भेड़ चाल में चल देते हैं, और डिमांड बढ़ने की वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब 1 मंथ बाद मई में वापस से ट्वीट आता है कि टेस्ला मोटर्स अब बिटकॉइन में पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है और बिटकॉइन 30% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ जाता है। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि
जब कोई बैंक इसके पीछे नहीं है तो बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट लिया और दिया कैसे जाएगा? तो इसको हम एक सिंपल वे में यूपीआई आईडी के थ्रू समझते हैं। अब यूपीआई के थ्रू हम कैसे पेमेंट करते हैं? एक आपका यूपीआई आईडी रहता है, एक जिसको पेमेंट करना है उसका यूपीआई आईडी रहता है। सिंपली हम अमाउंट डालते हैं और जो यूनिक यूपीआई पिन 6 डिजिट का होता है उसको डालते हैं और पेमेंट हो जाता है। अब जिस ऐप के थ्रू हम पे कर रहे हैं उसमें हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स है और वह सारा डाटा हम कहाँ पे कर रहे हैं वह बैंक के पास चला जाता है और यहाँ पर लेज़र की भूमिका में बैंक आ जाता है। लेकिन वहीं आप बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करते हैं तो इसमें भी सेंडर और रिसीवर दोनों के पास जैसे वहाँ यूपीआई आईडी होता है वैसे यहाँ पे बिटकॉइन आईडी होता है और वहाँ यूपीआई पिन होता है तो यहाँ भी बिटकॉइन पिन होता है। तो ट्रांसफ़र तो हम बिटकॉइन को भी यूपीआई के जैसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है कि आईडी किसने पेमेंट किया और किसको पेमेंट किया वह पूरी तरीके से प्राइवेट रहता है। इसको भी हम देखेंगे। जैसे यूपीआई के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र करने में लेज़र की भूमिका में बैंक था जो कि हमारे हर एक ट्रांसफ़र को ईजिली देख सकता था, लेकिन बिटकॉइन के थ्रू ट्रांसफ़र हुए पैसे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में काम करते हैं और इसका ट्रांसफ़र पूरी तरीके से प्राइवेट रहता है क्योंकि यह डाटा एक साथ लाखों कंप्यूटर में चला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ट्रांसफ़र हुआ बिटकॉइन एक साथ लाखों कंप्यूटर में चला जाता है तो इसमें प्राइवेसी हिडन कैसे हुई? देखिए, होता यह है कि आपने अपने एंड से कोई पेमेंट किया तो लाखों कंप्यूटर में उस बिटकॉइन की आईडी जाएगी, न कि आपकी इंडिविजुअल आईडी, और इस तरीके से उस इंडिविजुअल की आईडी का पता नहीं चलता। अगर कोई आप तक उस बिटकॉइन आईडी के थ्रू पहुंचना भी चाहेगा तो वह मुमकिन नहीं है क्योंकि वह डाटा लाखों कंप्यूटर में है और बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन लोग हैं उसका पता नहीं चलता। क्रिप्टो जिसका मतलब होता है सीक्रेट और करेंसी जिसका अर्थ है कि गुड्स के आदान प्रदान का मीडियम, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये सब क्रिप्टो करेंसी में आता है। बस यह सोचना कि बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है तो यह गलत है। अब अगर हम क्रिप्टो करेंसी के प्रो एंड कॉन्स की तरफ देखें तो इसका पहला एडवांटेज तो यह है कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। कोई भी देश की सरकार की मनमर्जियां इस पे नहीं चल सकती। यह बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। इन्फ्लेशन का असर क्रिप्टो करेंसी पर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट के डिसीजन का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ देखें तो सरकार का कहना है कि इससे ओनर की आइडेंटिटी का पता नहीं चल पाता, इसलिए इसके थ्रू पेमेंट जब होता है तो उसका यूज़ गैर कानूनी काम में होता है। दूसरा, इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है तो अगर इसके थ्रू आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कहाँ जाइएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा अगर आपको है तो इसका नुकसान भी आपको ही है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारी वित्त मंत्री जी द्वारा यूनियन बजट 2022 में डिजिटल करेंसी को लेके बात की गई थी। अब कई लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल करेंसी शायद बिटकॉइन ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा और बिटकॉइन को लेके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन उनका यह कहना कि डिजिटल एसेट के प्रॉफिट पर 30% का टैक्स लगेगा तो यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जल्द ही इंडिया में बिटकॉइन वैलिड हो जाएगा। अब इस सब किस्से को एक साइड रख के अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन की तरफ बढ़ूँ कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कितना सही है, कितना रिस्क है इसमें, तो उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू कराता हूँ। अगर आपको पता हो कि साल 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत मात्र 20 रुपये थी तो किसी ने साल 2010 में मात्र 100 रुपये बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 1.30 करोड़ से ज़्यादा होती। लेकिन वहीं अगर किसी ने अप्रैल 2021 में 45 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू मात्र 28.5 लाख होती। इससे आपको एक बात तो समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन कितना ज़्यादा रिस्की है और कितना ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। रिस्क के साथ आता है रिवॉर्ड। अगर आप एक हाईली रिस्की इन्वेस्टर हैं तभी जाके इसमें इन्वेस्ट करें, ना कि भेड़ चाल में चल के।
अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का बस 1 से 2% ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर वह कैपिटल लॉस भी हो जाता है तो आपको ज़्यादा दुख ना हो। अपने इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें। आने वाले वीडियोस में हम यह भी देखेंगे कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहां और कितने % में करना चाहिए। So if you are new to this channel, please subscribe the channel, press the bell icon and hit the like button for this kind of knowledgeable information. पर्सनली मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, बाकी यह आपका डिसीजन है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि खौफ को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।